So, hello everyone, this is Nandan Kumar Jha and I welcome you all on Let's Revise series of dot dot dot. आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आज के भारत के आम जन मानसों के बीच में खूब चर्चा के विषय है। कहीं भी आप अगर खड़े हों, चाहे किसी चाय की दुकान पे या फिर किसी भी सभा में जहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा हो, तो वहाँ पे ये बात अपने आप आ जाती है और लोग इस पे चर्चा करने से बचते नहीं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये विषय से क्वेश्चन आने की, इस विषय से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम किस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी, आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात सामान्य नागरिक संहिता, ये हमारे संविधान के भाग 4 अर्थात डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में इस बात की चर्चा होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जब इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि लोगों को इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। कई लोग तो इस कानून के बारे में ये सोचते हैं कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें सभी लोगों को कोई क्राइम करने के लिए सामान्य सजा की प्रावधान होगी, किंतु लोगों को इस बारे में इस चीज की जानकारी नहीं है। कि ये एक कानून है जो क्रिमिनल ऑफेंस से डील नहीं करता है, जो क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में बात नहीं करता है। ये सिविल ऑफेंस के बारे में बात करता है, पर्सनल मैटर्स के बारे में बात करता है। और वो पर्सनल मैटर्स क्या है? जैसे हो गया आपका मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। इन सब विषयों के बारे में चर्चा करने वाली ये एक कानून है। आपके मन में सवाल आया होगा कि हमारा भारत का संविधान इतना विस्तृत संविधान है, इतनी चीजों के बारे में इसमें जानकारी है, कितनी दूरदर्शिता सोच रखने के साथ साथ लोगों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका निर्माण किया, तो क्या संविधान निर्माताओं के मन में ये सवाल नहीं आया होगा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए? अगर ये सवाल आया है तो उसका उत्तर मैं आपको चंद सेकंड्स में देता हूं कि ये सवाल संविधान निर्माताओं के मन में आया था और संविधान सभा में इस पे बहस भी हुई थी, किंतु ये पाया गया, संविधान निर्माता एक मत पे आकर के रुके और वो मत ये था कि हमारा भारत आजाद हो रहा था, संविधान का निर्माण हो रहा था। उस समय भारत से एक छोटा सा भाग अलग होकर के पाकिस्तान बन रहा था और वहां से भी कई सारे लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग वहां से भी आकर के भारत में रुके। और भारत के बहुत से लोग थे जो पाकिस्तान बनने के बावजूद पाकिस्तान ना जाकर के भारत में रहे, भारत में अपना विश्वास दिखाया, भारत की अखंडता में अपना विश्वास दिखाया। अगर हम उस समय कोई एक ऐसा कानून लाएं जो सामान्य कानून की बात करेगा, तो उनके मन में जो पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान थे या फिर वो जो मुसलमान जो भारत में ही रह गए, भारत की अखंडता में, भारत के विश्वास दिखाते हुए भारत में रहे, उनको ये लग सकता था कि हमारे पर्सनल मैटर्स में सरकार हस्तक्षेप कर रही है। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उस समय लागू नहीं किया, इसे डीपीएसपी में एक हिस्सा बना करके रख दिया। फिर ये सवाल आता है कि आज के दौर में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है? तो इस सवाल का उत्तर कुछ इस प्रकार है कि अभी के दौर में कई सारे हमारे भारत में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, किंतु विभिन्न धर्मों के लोगों में अपने अपने पर्सनल लॉज है, पर्सनल मैटर से रिलेटेड पर्सनल लॉज हैं। जैसे कि आनंद मैरिज एक्ट 1909 जो कि सिख धर्म के बारे में बात करता है।
क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 जो कि क्रिश्चियन धर्म के बारे में बात करता है, उसके रिलेटेड पर्सनल मैटर्स के बारे में बात करता है। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 जो पारसियों में होने वाली पर्सनल मैटर्स के बारे में बात करता है। द मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसे शरीयत भी कहते हैं, एप्लीकेशन एक्ट 1937 जो मुसलमानों की पर्सनल मैटर्स के बारे में बात करता है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो मुसलमानों के मैरिज की डिसोल्यूशन की बात करता है। इतनी सारी कानून हैं हमारे देश में पहले से ही विभिन्न धर्मों के। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आनंद मैरिज एक्ट 1909 जो है वो 2012 में उसमें एक अमेंडमेंट की गई। उससे पहले तक सिख धर्म के लोग भी जो विवाह करते थे, मैरिज करते थे, उसको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता था। लेकिन 2012 के अमेंडमेंट के बाद उनके पास एक ऑप्शन आ गया कि वो आनंद मैरिज एक्ट 1909 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। अब जब हिंदू मैरिज की बात आई है तो आगे हम देखते हैं यूसीसी की तरफ। जब हम देखते हैं कि कोई कदम लिया गया हो तो सबसे पहला कदम हमें ये दिखता है कि यूसीसी विद इन हिंदू कम्युनिटी। साल 1956 में हिंदू एडॉप्शन एक्ट लाया गया, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट गार्जियनशिप एक्ट 1956 लाया गया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लाया गया और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लाया गया। हिंदू में भी, हिंदू धर्म में भी कई सारे कानून थे और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसपे कोई कानून था ही नहीं। और उन मुद्दों को से होने वाली समस्याओं को निपटाने के लिए कानून के अभाव में बहुत सारी गलत निर्णय ली जाने लगी थी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो मुद्दे थे जैसे सक्सेशन, मैरिज, माइनॉरिटी, यहाँ पे माइनॉरिटी अर्थात माइनर जो एज होती है माइनर, उस मैरिज के गार्जियनशिप से रिलेटेड है, ना कि माइनॉरिटी विद इन विच इज नंबर। हिंदू एडॉप्शन एक्ट 1956 लाया गया। कहते हैं कि संविधान विशेषज्ञ ये कहते हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि ये इन सब एक्ट्स लाने के बाद, कि इन सब एक्ट्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि यूसीसी की तरफ पहला कदम बढ़ाया गया। पहला कदम बढ़ा है तो दूसरा कदम भी बढ़ेगा। तो दूसरा कदम हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1985 को देखते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1985 इसको यूसीसी की तरफ दूसरा कदम बताया जाता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे कि इसे यूसीसी की तरफ दूसरे कदम को देखा जा के रूप में देखा जाता है? तो वो है, इस मैरिज एक्ट में इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिज को लीगलाइज किया गया। इस कानून में सिविल मैरिज को स्टेट रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन जो रिलीजन है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है। इस मैरिज एक्ट के अंदर पॉलीगैमी अर्थात एक से अधिक विवाह को इलीगल घोषित किया गया। इस मैरिज एक्ट के अंदर अगर कोई भी कपल विवाह करते हैं तो उनका अपने पर्सनल लॉ में कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी कपल विवाह करते हैं तो उन्हें दूसरे धर्म में परिवर्तन होने की, कन्वर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। इस एक्ट में एक और प्रावधान थी 30 दिन नोटिस पीरियड का। ये प्रावधान इस एक्ट के अंदर दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मैरिज, इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 30 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। अगर उस 30 दिन के अंदर चाहे कपल को या उनके फैमिली मेम्बर्स को ऑब्जेक्शन हो उस विवाह पे, उस रजिस्ट्रेशन पे, किसी भी तरह की आपत्ति हो तो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये भी देखा गया कि इस 30 दिन के पीरियड के प्रावधान का गलत उपयोग करते हुए कपल्स के गार्जियंस ने कपल्स को खूब प्रेशराइज किया और
विवाह को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई और इन सब मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2021 में इस मामले के संज्ञान लेते हुए इस 30 दिन के नोटिस पीरियड को स्पेशल मैरिज एक्ट 1985 से खत्म कर दिया, इसे हटा दिया। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के इन सब प्रावधानों को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हाँ, कि एक यूसीसी की तरफ इसे दूसरा कदम कह सकते हैं। पहला कदम था हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एक्ट्स बना करके उन एक्ट्स पे बात करना, उन मुद्दों से जुड़े हुए उन स्पेशल एक्ट्स के अंदर उन मुद्दों का निपटारा करना। दूसरा कदम स्पेशल मैरिज एक्ट। और तीसरा जब हम देखते हैं कदम, तो ये एक ऐसा जजमेंट पास हुआ था साल 1985 में। भारत के संवैधानिक इतिहास में बहुत सारे ऐसे जजमेंट पास हुए हैं, जैसे कि केशवानंद भारती के केस हो, मेनका गांधी का केस हो, आपका विशाखा गाइडलाइंस हो। उन्हीं सब की तरह ये एक ऐसा केस था जो भारत की राजनीति के परिदृश्य को ही बदल के रख दिया। भारत की राजनीति में एक नई मोड़ ली इस जजमेंट आने के बाद। और ये जजमेंट था शाहबानो केस 1985 का। तो शाहबानो केस के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक शब्द से रूबरू करवाना चाहता हूँ। वो शब्द है मेहर। जब मुस्लिम धर्म में विवाह होती है तो एक मेहर की राशि तय की जाती है। वो मेहर की राशि वो होती है कि अगर आप भविष्य में अपने वैवाहिक बंधन से अलग होते हैं तो पुरुष को, उस महिला को एक मेहर की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। और विवाह के समय जो कन्या पक्ष होती है वो चाहते हैं कि ये मेहर की राशि अधिक से अधिक हो, ताकि इसके बंधन के तले पुरुष कभी भी विवाह तोड़ने की इच्छा ना करे। ये होती है मेहर। अब आते हैं शाहबानो केस 1985 पे, जो कि उस समय की सरकार के लिए भी एक सरदर्द का विषय बन चुका था, जो हमारे भारत में राजनीति की एक नई परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की, एक नई राजनीति की शुरुआत इस केस के बाद हुई। तो वो केस कुछ इस प्रकार था कि शाहबानो एक आम महिला थी, मध्य प्रदेश की रहने वाली। उनके हस्बैंड ने, जो कि एक वकील थे, ने उनको तलाक दिया था। कुछ 50 या 60 इसी आयु के बीच में उन्हें एक तलाक दिया था। मुस्लिम लॉ ये कहता है, शरीयत कानून ये कहता है कि तलाक मिलने के बाद महिला को इद्दत के समय तक, इद्दत एक टर्म है, इद्दत एक पीरियड है जो कि 3 महीने की पीरियड होती है, उस समय तक महिला को मेंटेनेंस दिया जाएगा। लेकिन क्या ये सही है कि 3 महीने की मेंटेनेंस से किसी की आजीविका चल सके? उसके जीवन की पूरी जो आने वाली आयु बची हुई है उसमें वो 3 महीने की इद्दत के जो पीरियड के जो मेंटेनेंस मिलने वाली है उससे उसका जीवन यापन हो सके? ये संभव नहीं था। तो शाहबानो ने केस दायर किया और उस केस में सेक्शन 125 ऑफ CRPC, जो अभी 144 ऑफ BNSS हो गया है, उसने ये सवाल, उस केस में ये सवाल उठा कि सबसे पहले सेक्शन 125 ऑफ CRPC क्या कहता है वो मैं बता देता हूँ। सेक्शन 125 ऑफ CRPC कहता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ बाय द हस्बैंड ऑन मंथली बेसिस इन केस ऑफ डाइवोर्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सी डज नॉट रीमैरी। सेक्शन 125 ये कहता है कि वाइफ को हस्बैंड के द्वारा मेंटेनेंस तब दिया जाएगा जब तक वो दूसरी विवाह नहीं करती है। वहीं सेक्शन 127 ऑफ CRPC कहता है कि इफ़ अंडर द पर्सनल लॉ वाइफ इज एंटाइटल्ड टू सम काइंड ऑफ मेंटेनेंस पेमेंट देन द सेक्शन 125 दैट शैल नॉट अप्लाई।
125 CRPC जो अभी 146 ऑफ BNSS हो गया है, वो ये कहता है कि अगर वाइफ को पर्सनल लॉ के अंदर कोई भी मेंटेनेंस अगर मिल रहा है तो सेक्शन 125 उस पर लागू नहीं होगा। 125 क्या कहता है कि अगर पत्नी दूसरी विवाह नहीं करती है तो उसके पति उसको मेंटेनेंस देगी तब तक जब तक कि वो दूसरी विवाह नहीं करती है। सेक्शन 127 क्या कहता है कि अगर पर्सनल लॉ के अंदर अगर वाइफ को किसी प्रकार की मेंटेनेंस इंटाइटल हो रही है तो सेक्शन 125 उस पर नहीं लगता है। और प्रश्न यही उठा कि क्या मेहर को एक डाइवोर्स पेमेंट कंसीडर किया जाए? क्या मेहर को एक डाइवोर्स पेमेंट कंसीडर किया जाए? क्या ये जो इद्दत अगर पर्सनल लॉ के हिसाब से इद्दत की जो क्या पर्सनल लॉ के हिसाब से इद्दत की जो पीरियड है वो सही पीरियड है? इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कोर्ट ने कहा कि मेहर इज नॉट डाइवोर्स पेमेंट एंड सेक्शन 125 will apply to the Muslim couple. Court also said that meher amount is very less and the iddat period is 3 months, which is not sufficient. कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत ही विरोध का प्रदर्शन हुआ इस कोर्ट के इस फैसले के बाद, और उस समय की सरकार ने तब कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करते हुए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का एक कानून लाया, जिसमें कोर्ट की जो जजमेंट थी कि मेहर को एक डाइवोर्स पेमेंट कंसिडर ना किया जाए क्योंकि वो एक छोटी रकम होती है और 3 इद्दत की पीरियड जो कि 3 महीने की पीरियड है वो सफिशिएंट पीरियड नहीं है। इस फैसले को सरकार ने रिवर्स करके मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लाया। उसके बाद एक केस होता है डैनियल लतीफ़ी केस 2001। उस केस में कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया और कहा कि मेंटेनेंस पेमेंट पेड इन द इद्दत पीरियड शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन द वाइफ फॉर द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ हर लाइफ। कि जो मेंटेनेंस पेमेंट इद्दत पीरियड के दौरान जो दी जाती है वो इतना होना चाहिए कि उसकी वाइफ का बाकी बचे हुए जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो। इसका मतलब कि कानून जो 1986 में बनाया था उसको कोर्ट ने वापस से रिवर्स कर दिया, उसको रूल्ड आउट कर दिया। अब हाल में एक केस आया पिछले वर्ष 2024 में मोहम्मद अब्दुल समद केस 2024। इस केस में कोर्ट ने कहा कि द 1986 लॉ डज नॉट extinguish the right of a Muslim woman to file application under section 125 of the CRPC Act, which is now 144 of BNSS। कोर्ट ने कहा कि 1986 की कानून मुस्लिम महिला को सेक्शन 125 ऑफ CRPC जो कि अभी 144 ऑफ BNSS हो गया है उसके अंदर एप्लीकेशन फाइल करने से रोकती नहीं है। तो ये था पूरा साहबानों का केस का जिस्ट। अब आते हैं इस केस को हम UCC की तरफ तीसरा कदम मान सकते हैं। अब आते हैं ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक बिद्दत, इसे भी हम क्रिस्प में निपटाने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 2 ऑफ शरिया एक्ट 1937 कहता है कि ट्रिपल तलाक बिद्दत के बारे में बात करता है। तो 2017 में एक सायरा बानो का केस हुआ जिसमें सेक्शन 2 ऑफ शरिया एक्ट 1937
को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया और कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार एक कानून बनाए जो तलाक के बिद्दत को अनलॉफुल डिक्लेयर करे, और सरकार ने ट्रिपल तलाक एक्ट 2019 बनाया जिसमें ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस कंसीडर किया गया। अगर हम यूसीसी विद इन हिंदू कम्युनिटी को पहला कदम माने, स्पेशल मैरिज एक्ट को दूसरा कदम और शाहबानो एक्ट केस 1985 को तीसरा कदम, तो ट्रिपल तलाक एक्ट 2019 को चौथा कदम यूसीसी की तरफ मानना पड़ेगा। जब हमने ट्रिपल तलाक की बात करी तो हम बात करते हैं पॉलीगैमी के बारे में। शरीयत कानून के अंदर पॉलीगैमी लीगल है, अर्थात एक से अधिक विवाह करना वहाँ पे लीगल है, किंतु आईपीसी का सेक्शन 494 बाइगैमी को एक ऑफेंस डिक्लेयर करता है। जब ये चीज, ये नियम, ये कानून आईपीसी के अंदर है तो कई सारी समस्याएं देखने को मिली, जहाँ पे लोग एक से अधिक विवाह करते थे और दूसरे विवाह को लीगलाइज करने के लिए अपना धर्मांतरण करवा लेते थे या आपको कन्वर्ट कर लेते थे मुस्लिम में, जिससे कि अपने दूसरे विवाह को लीगलाइज किया जा सके। जब ये चीजें बढ़ने लगी तो फिर एक 1995 में एक केस हुआ। इस केस को कहते हैं सरला मुतकल केस 1995, और इस केस में कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया और कहा कि कन्वर्जन ऑफ नॉन मुस्लिम इन इस्लाम टू लेजिटिमाइज द सेकंड मैरिज इज नॉट लीगल एंड द सेक्शन 494 विल बी एप्लीकेबल देन। अर्थात कि अपने दूसरे विवाह को लेजिटिमाइज करने के लिए दूसरे विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए धर्मांतरण करना एक गैर कानूनी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी लागू होगा। उसके बाद एक केस हुआ लिली थॉमस केस 2000। उस केस में भी कोर्ट ने सरला मुतकल केस को रेफर किया, और जो सरला मुतकल केस में ये फैसला सुनाया गया था कि कन्वर्जन ऑफ नॉन मुस्लिम इनटू इस्लाम टू लेजिटिमाइज द सेकंड मैरिज इज नॉट इलीगल एंड द सेक्शन 494 विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट। इसी सेम रेफरेंस को कोर्ट ने लिली थॉमस केस 2000 में दोहराया। अब हम एक डेटा की बात करते हैं, जो डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2011 का, और इस डेटा के हिसाब से भारत में मौजूद टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का 2.5% पॉपुलेशन ने एक साथ विवाह किया है। हिंदू टोटल पॉपुलेशन का 1.7% पॉपुलेशन ने दो विवाह किए हैं, एक साथ एक विवाह किए हैं। क्रिश्चियन पॉपुलेशन का 2.1% जो है उन्होंने एक से अधिक विवाह किया है। यही हेल्थ सर्वे जब हम 2019 से 21 का देखते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2018-2021 जो कि 5वां हेल्थ सर्वे था, उसमें हमने देखा मुस्लिम में यही संख्या 2.5% से घटकर 1.9% आ गई, और हिंदू में यह संख्या घटकर 1.7% से 1.3% आ गई। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है जिस तरीके से शिक्षित स्थिति में वृद्धि हुई है, उस तरीके से समाज की ये कुरीतियां, अर्थात एक से अधिक विवाह की समाज की कुरीतियां भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब जब हम यूसीसी के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि गोवा में तो पहले से सिविल कोड है। जी, गोवा में पहले से सिविल कोड है, लेकिन वो सिविल कोड पोर्टुगीज सिविल कोड है 1867 का, लेकिन काल में फिर से सिविल कोड बदला जा चुका है। और गोवा सिविल कोड में एक प्रावधान है हिंदू वाइफ से रिलेटेड कि अगर हिंदू वाइफ 20 साल की उम्र तक अगर बच्चे को जन्म नहीं देती है तो उसका हस्बैंड दूसरे विवाह करने के लिए दूसरा विवाह कर सकता है। क्या इससे यूसीसी की भावना प्रस्तुत होती है? मुझे तो नहीं लगता।
दूसरा एक इसमें कानून है कि प्रोसीजर फॉर डाइवोर्स ऑफ कैथोलिक एंड नॉन कैथोलिक इज डिफरेंट। कैथोलिक क्रिश्चियन की डाइवोर्स की प्रक्रिया और नॉन कैथोलिक क्रिश्चियन की डाइवोर्स की प्रक्रिया दोनों ही बिल्कुल अलग है। क्या ये यूसीसी की भावना है? अब जब गोवा सिविल कोड की बात की है तो हाल में आए हैं उत्तराखंड सिविल कोड की बात करते हैं। जस्टिस आरपी देसाई के चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई गोवा उत्तराखंड सिविल कोड को लागू करने के लिए बनाने के लिए, और उस कमेटी ने एक प्रेमबल बनाई। उस प्रेमबल में उन्होंने कहा कि द इंटेंट ऑफ दिस लॉ इज टू गवर्न एंड रेगुलेट लॉज related to marriages, divorce, succession, living relationships and some other related matters। जब मैंने वीडियो की शुरुआत की तब मैंने आपको पर्सनल मैटर्स के बारे में बताया। उसमें मैंने बताया एडॉप्शन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, गार्जियनशिप के बारे में, किंतु उत्तराखंड सिविल कोड में इन तीनों चीजों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। क्या इसके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा? और अगर कानून बनाया जाएगा, क्या ये यूसीसी की भावना को प्रस्तुत करता है? देखते इसमें कई समस्या है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन, एक सवाल उठता है कि ये कहता है कि ये उत्तराखंड के सभी रेसिडेंट्स पे लागू होगा, और वो रेसिडेंट्स भी जो दूसरे स्टेट में दूसरे राज्य में रह रहे हैं। इसमें एक चीज है कि डाइवोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। डाइवोर्स तो एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया तो उसमें एक ऑर्डर मिलता है, इसके हिसाब से हम तलाक की विधि संपन्न होती है। तो क्या फिर से उसको तलाक लेने के बाद उस विधि को समाप्त करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद फिर से उसे रजिस्टर करवाएं? सही चीज है। इस कोड में, उत्तराखंड सिविल कोड में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इसमें लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बात की गई और कहा गया है कि 1 महीने के अंदर लिविंग रिलेशनशिप स्टार्ट होने के 1 महीने के अंदर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। और इसके बारे में आपके पेरेंट्स को नोटिफाई भी किया जाएगा। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इस कोड से अलग रखा है और ये कहते हुए रखा गया है कि उनके अपने कस्टम्स होते हैं, मतलब अपने रिचुअल्स होते हैं, उन पे ये कानून लगाना ठीक नहीं है। तो अगर क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स उत्तराखंड स्टेट बाउंड्री के अंदर नहीं रहते हैं, अगर रहते हैं तो क्या यूसीसी उन पे लागू नहीं होना चाहिए? तो फिर अगर नहीं लागू होना चाहिए, अगर उनको एक्सक्लूड किया गया है, तो फिर ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भावना को दर्शाता है। दिस इज वन another question। नेक्स्ट एक चीज की बहुत बढ़िया है जो पॉजिटिव कह सकते हैं हम कि इसने जो राइट टू प्रॉपर्टी फॉर मेल एंड फीमेल, उसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया, अर्थात पुरुष और महिला को दोनों को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये था हमारा उत्तराखंड सिविल कोड की प्रक्रिया। जब हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा करने से के बाद हम तो इस मुद्दे पे पहुंच ही चुके हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं, यूसीसी का क्या मतलब है, यूसीसी क्या बोलता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस चीज के बारे में यूसीसी बात करता है। अब अगर यूसीसी लागू होता है तो उसके क्या क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भारत में इतने सारे विभिन्न धर्म हैं और उनके विभिन्न कानून हैं, तो इतने कानून के कानून विधि की जानकारी की चूंकि भारत में विभिन्न धर्म है, बहुत सारे कानून हैं, पर्सनल लॉज हैं, तो अलग अलग पर्सनल अलग अलग धर्मों के विषयों को सुलझाने के लिए, उनके केस को सुलझाने के लिए अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज का सहायता लेना पड़ता है। जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो एक कानून होगा जिससे कि लीगल सिस्टम पे बर्डन कम पड़ेगा। दूसरा पॉजिटिव क्या है, एक नेशनल कंसोलिडेशन की भावना को बढ़ाएगा। तीसरा क्या है, इससे सेकुलरिज्म की भावना प्रमोट होगा।
चौथा क्या है, ये वुमेन राइट्स को बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस करेगा। कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जो कि हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है, एक डाइवर्सिटी बहुत है हमारे देश में। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो अगर हम एक कानून बनाते हैं तो आर्टिकल 25 मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आर्टिकल 25 जो कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, इसका क्या होगा? आर्टिकल 26 जो ये कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसका क्या होगा? हमारे देश में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी है, और उस पर ध्यान देते हुए कानून के पीछे अगर हम ध्यान दें तो क्या सोशल डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इसका असर नहीं पड़ेगा? इसके बाद इसे लागू करने में हमें हमारे लेजिस्लेटिव एक्शंस की कमी है। और इन सब के अलावा जब हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम कहाँ से करते हैं? ये सवाल भी जो विधि के विशेषज्ञ हैं वो उठाते हैं। कैसे? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि बिहार में लीकर बैन है। अगर आप लीकर का सेवन करते हो पकड़े तो आपको जेल हो सकती है। गुजरात में बैन है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में बैन है, लक्षद्वीप के कुछ एरियाज में बैन है। किंतु वही चीज उत्तर प्रदेश में चालू है, दिल्ली में चालू है, गुरुग्राम में चालू है। तो जब सेम चीज के लिए अलग अलग स्टेट्स में सेम क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं है तो सिविल प्रोसीजर कैसे हो सकता है? कानून के विशेषज्ञ इस चीज के बारे में भी एक सवाल खड़ा करते हैं। अलग बात है। और कुछ ऐसे हैं कि कुछ पर्सनल मैटर्स अलग अलग रिलीजन की टाइम ड्यूरेशन अलग है। जैसे डिवोर्स के बाद की प्रक्रिया का टाइम ड्यूरेशन एक नेक्स्ट रिलीजन में अलग है, वाई रिलीजन में अलग है। तो क्या हम एक स्पेसिफिक टाइम कॉन्स्टेंट हो पाएंगे, टाइम पे हम लोग इकट्ठा हो पाएंगे? हाँ, इस समय को रखा जाए, अलग अलग धर्म के लोग उस पर इकट्ठा हो पाएंगे? ये भी एक सवाल है। जब ये सवाल है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसा कुछ कार्य ना किया जाए। कार्य तो करना है। कार्य करने के लिए कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं, जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि हर अलग अलग धर्म के जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, वो बढ़ावा दिया जाए, और उनके शैक्षणिक मानसिक स्थिति को इस तरीके से डेवलप किया जाए वो खुद को और अपने समाज को परिवर्तित अपने के लिए आगे बढ़ाए और इस चीज को अपनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे। दूसरा ऑप्शन ये भी है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, एक तो अलग अलग धर्मों के मैरिज एक्ट अलग है, उसके बाद एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसी की तरह एक नेशनल सिविल कोड, ऑप्शनल नेशनल सिविल कोड क्यों ना लाया जाए कि जिसको इसका, अगर ये ऑप्शनल नेशनल सिविल कोड लाया जाता है तब अगर किसी को अपने पर्सनल लॉस के अंदर अपने का न्यायिक प्रक्रिया के तहत गुजरना है तो कुछ जाएंगे पर्सनल लॉस के हिसाब से। अगर किसी को नेशनल सिविल कोड के हिसाब से जाना होगा उसके लिए बेनिफिशियल लगेगा वो इसको ऑप्ट करेंगे। तो क्या ये नहीं लाया जा सकता है? दूसरा है कि हमारा डीपीएस भी कहता है, सिक्योर के बारे में बात करता है। हमें डीपीएस में राइट्स को सिक्योर करना है, यूसीसी को सिक्योर करने की बात करता है, ना कि हमें इसको इम्पोज करना है, रोकना नहीं है। आज आज़ादी के 75 वर्ष होने के बाद हम एक इतने प्रावधान तक तो पहुंच चुके हैं कि इसके बारे में चर्चा अधिक होने लगी है, और समय के साथ समाज के शैक्षणिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति में बदलाव होगा और लोग खुद ब खुद इस चीज को अडॉप्ट करने लगेंगे और इसकी मांग करेंगे। इसके साथ ही ये जो टॉपिक है यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड संपन्न होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि इसको बेहतर से बेहतर परीक्षा के दृष्टिकोण से और आम समझ के दृष्टिकोण से इसको बताया जा सके। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे देखें, अपने थंब का उपयोग करें, कमेंट्स करें। अगर कुछ इसमें खराबी लगी तो भी कमेंट करें, और आगे तक के लिए उसका जय भारत।